नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था और उसके साथ ही आद्य ऐतिहासिक काल का भी थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया था, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में का जो साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। तो आज हम शुरू करेंगे ऐतिहासिक काल। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो हम आज शुरू करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल तो मैंने आपको बता दिया था कि इसके साक्ष्य नहीं है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है नहीं। ऐतिहासिक काल देखते हैं। ऐतिहासिक काल में भी कुछ शैल चित्र प्राप्त हैं ऐतिहासिक काल से जो संबंधित हैं। वो कहाँ से? तो आपके ओंगना और पझरा पानी से प्राप्त हैं। ओंगना और पझरा पानी से प्राप्त हैं। दोनों कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। अब यहाँ से प्राप्त क्या हुए हैं? तो हारपर, जिसे वीणावादक कहा जाता है, तथा नृत्यरत पुरुष के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ओंगना से। ओंगना से हारपर तथा नृत्यरत पुरुष के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि ऐतिहासिक कालीन है। आगे देखेंगे हम पझरा पानी रायगढ़। यहाँ से आपके त्रिभुज, वर्ग, अंडाकार तथा आधे उगते सूर्य के प्रतीक का चित्रांकन है। किसका? त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, अंडाकार हो गया और आधे उगता सूर्य, आधा उगता सूर्य। इस प्रकार से आधे उगते सूर्य का भी वहाँ चित्रांकन देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। ऐतिहासिक काल के कुछ शैल चित्र थे। अब हम देखते हैं कि ऐतिहासिक काल में मैंने आपको शुरू क्लास में बताया था कि इसमें 3 पार्ट है। एक आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसके 3 हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। अब इसका 3 पार्ट में डिवीज़न क्यों है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि कालक्रम के अनुसार, आक्रमणकारियों के आधार पर, अंग्रेजों के आगमन के आधार पर, इन सभी कालक्रम के अनुसार इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। ये आपके इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन के हिसाब से है और उसी आधार पर यहाँ छत्तीसगढ़ में भी बांटा गया है। तो हम देखेंगे आज प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास में हम पहले देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल आपके प्राचीन इतिहास का हिस्सा है, जिसमें इसका जो ईयर है वो आपके 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य आता है। 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य वैदिक काल का समय माना जाता है। तो भारतीय इतिहास में वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस काल के ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोत वेद तथा अन्य धार्मिक ग्रंथ है। अब वैदिक से ही स्पष्ट है कि वेद, इन समय में वेदों की रचना हुई ऐसा कहा जाता है, ठीक है। वैदिक ग्रंथों की, वैदिक और भी जो उससे वेद से रिलेटेड हैं, उन सभी ग्रंथों की इस काल में रचना हुई है। इन वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी प्रकार का प्रमाण साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, वैदिक काल से नहीं मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ का उल्लेख। छत्तीसगढ़ का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं वैदिक काल में क्या क्या था। तो ऋग्वेद काल था, इसमें है नहीं, इसका भी साक्ष्य है नहीं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक था। तो इसमें ना सप्त संध्या जो प्रदेश थे, उन क्षेत्रों के बारे में बस ऋग्वेदिक काल में थे। इसका तात्पर्य ये है कि जो आर्य थे वो केवल आपके विंध्य पर्वत तक, हिमालय से लेकर ही विंध्य पर्वत क्षेत्र तक ही फैले थे। जैसे कि यहाँ लिखा गया ऋग्वेद में कश्मीर के मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत क्षेत्र तक ही इसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में आपके छत्तीसगढ़ का स्थान देखने को मिलता है। तो ये हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका मेन पोर्शन चालू होता है इतिहास का, प्राचीन इतिहास का। तो वैदिक काल कहाँ से कहाँ? तो उत्तर वैदिक काल कहाँ से कहाँ? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व, क्योंकि वैदिक काल आपका 1500 से 1000 है, तो उत्तर वैदिक काल उससे आगे 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहेगा, ठीक है। ईसा पूर्व ये उल्टा चलते आता है, आपको कन्फ्यूज़न हो तो ईसा पूर्व है जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का है, वो आपके ईसा मसीह के जन्म होने तक माइनस में चलता आएगा।
और उनके जन्म के बाद का आगे का जो समय है वो आपका प्लस पॉजिटिव में चलेगा, 1 2 3 4 इस प्रकार से, और पहले का 10 9 8 7 6 5 ऐसे चलता है। ठीक है, फिर देखेंगे अब उत्तर वैदिक काल का जो समय है, उस समय वो बस्तर को दक्षिण दिक कहा जाता था, बस्तर को दक्षिण दिक कहा जाता था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसमें मैंने आपको नामकरण वाले में चैप्टर में भी बताया था, और पिछले क्लास में भी नामकरण वाला जो पोर्शन था उसमें भी बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिक कहा गया है, दक्षिण दिक कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्यों का प्रसार मध्य भारत सहित दक्षिण भारत में भी पहुंच चुका था। मैंने बताया था वैदिक काल में केवल वो विंध्य पर्वत श्रेणी तक ही आए थे, दक्षिणी भाग में मध्य भाग में उनका विस्तार नहीं हुआ था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते इनका प्रसार मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी हो चुका था। इसलिए मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ पड़ता है, इस वजह से उत्तर वैदिक काल में हमारा उल्लेख आता है। किस नाम से? तो दक्षिण दिक नाम से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। फिर आगे हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ भी इस काल के ऐतिहासिक घटनाओं से अछूता नहीं रहा है। इसके प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो ये प्रमाण आपको मिलेंगे कौशितकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ से। कौशितकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का वर्णन है। इस काल में नर्मदा नदी का कहा उल्लेख है, जिसे रेवा नदी भी कहा जाता था। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख है, पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख है। अर्थात जब इन क्षेत्रों का आपका उल्लेख होने लगेगा तो जाहिर सी बात है आप मध्य और दक्षिण क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इस काल में आर्यों का प्रवेश तथा प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ। सबसे प्रथम जो साहित्य है जिसमें इसका उल्लेख मिलता है तो पाणिनि के अष्टाध्याय में सबसे प्रथम बार छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। किस नाम से? तो कौशल या दक्षिण कौशल के नाम से मिलता है। कौशल या दक्षिण कौशल के नाम से इसका उल्लेख मिलता है, किसमें? पाणिनि के अष्टाध्याय में। ठीक है, तो ये था आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में आपको इतना ही याद रखना है, वैदिक काल में तो उल्लेख नहीं मिलता है, उत्तर वैदिक काल में उल्लेख मिलता है जिसमें बस्तर को दक्षिण दिक कहा गया है। और आगे जब देखेंगे तो जो साहित्यिक रूप से देखा जाए तो आपके पाणिनि के अष्टाध्याय में प्रथम बार कौशल दक्षिण कौशल के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। अब आगे हम देखेंगे, ये तो आपका मैप ही हो गया, इसमें यही सब बताया गया था जो शुरू में थे वैदिक काल में, यहाँ तक बस उनका फैलाव था आर्यों का। आगे उत्तर वैदिक काल में ये यहाँ भी पहुँच गए, इधर इधर के समुद्रों को देखा है उन्होंने, यही बताया गया। आगे हम देखते हैं रामायण काल। रामायण काल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका रामायण काल के समय में भी छत्तीसगढ़ का जो साक्ष्य है प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ पर प्राप्त होता है तो ये हम आगे देखेंगे। अब नामकरण एवं भाषा किस आधार पर हुई? तो त्रेता युगीन छत्तीसगढ़ का नामकरण क्या था? तो छत्तीसगढ़ को उस समय दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। क्या? दक्षिण कौशल के नाम से। और बस्तर का क्षेत्र क्या कहलाता था? दंडकारण्य कहलाता था। दंडकारण्य कहलाता था बस्तर का क्षेत्र, और जो छत्तीसगढ़ का मध्य क्षेत्र है वो आपका दक्षिण कौशल कहलाता था। इसकी राजधानी क्या थी? कुशस्थली थी, कुशस्थली। इस और ये राजधानी किसकी थी? तो मधुमंत की थी। मधुमंत दिया गया है, जो राजधानी है वो मधुमंत है। दंडकारण्य क्षेत्र की राजधानी का नाम मधुमंत है। ये जो कुशस्थली थी वो किसकी थी? तो आप आगे देखेंगे जो दंडकारण्य जो क्षेत्र है और जो दक्षिण कौशल का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पहले भानुमंत राजा राज करते थे, जिनकी पुत्री हुई कौशल्या, उसी के नाम पर से दक्षिण कौशल नाम पड़ा, क्योंकि उनके कोई भी पुत्र नहीं थे भानुमंत के। और कौशल्या माता का विवाह राजा दशरथ के साथ होने के कारण उनका जो सारा राजपाट है वो राजा दशरथ को मिल जाता है, और वो इस क्षेत्र को कौशल्या के कारण दक्षिण कौशल नाम दे देते हैं। तो ये कहानी चली आ रही है। ठीक है, इसी के आधार पर इसका दक्षिण कौशल नामकरण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ लिखा गया है दंडकारण्य प्रदेश को इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का साम्राज्य भी माना जाता है। अब ये जो दंडकारण्य क्षेत्र था उसे इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का साम्राज्य माना जाता था। दंडक के नाम के आधार पर ही इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा। रामायण महाकाव्य में दंडकारण्य का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक उल्लेख क्यों किया गया है? तो इसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि हमारे जो राम जी हैं वो आकर अपने वनवास के 10 वर्ष इन क्षेत्रों में निवास किए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इस वजह से इस दंडकारण्य क्षेत्र का आपको बहुत ज़्यादा उल्लेख देखने को मिलेगा रामायण में। अब ये माता कौशल्या का जो मैं आपको किस्सा बता रहा था अभी, तो वही है। इस क्षेत्र के राजा कौशल थे, जिसके आधार पर इस राज्य का नाम कौशल प्रदेश पड़ा। क्या? राजा कौशल था, जिसके आधार पर इस क्षेत्र का नाम कौशल पड़ा। इस समय दक्षिण कौशल की भाषा क्या थी? कोशली थी। तो भाषा पूछी जाती है, और कौन सी भाषा थी? तो कौशल देश है तो कोशली। जैसे अभी छत्तीसगढ़ है तो क्या भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी। महाराष्ट्र है तो मराठी। गुजरात है तो गुजराती, इस प्रकार से। तो दक्षिण कौशल था तो कोशली भाषा बोली जाती थी। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली है, क्योंकि सबसे पहले
इसी का उल्लेख मिलता है और यही भाषा बोली जाती थी, इसलिए सबसे प्राचीन भाषा कोसली भाषा को माना जाता है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। कालांतर में दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत हुए, आगे चल के राजा भानुमंत हुए, उनकी पुत्री थी कौशल्या, इनका विवाह दशरथ के साथ होता है। फिर इनके कोई पुत्र न होने के कारण उनका पूरा राजपाट राजा दशरथ को मिल जाता है। ये कहानी मैंने अभी आपको बताया। फिर उन्होंने कौशल्या के नाम पर आगे इसका नाम कौशल रख दिया। ठीक है, ठीक। फिर आगे देखते हैं हम माता कौशल्या का मंदिर। माता कौशल्या मंदिर आपने देखा होगा, ये अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा पर्यटन केंद्र बना हुआ है, पर्यटन का मुख्य केंद्र बना हुआ है आपका कौशल्या माता मंदिर। ये कहाँ है? तो ये आपके चंदखुरी में है। चंदखुरी में माता कौशल्या का जन्म रायपुर के चंदखुरी में हुआ था, रायपुर के चंदखुरी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। निर्माण क्या है? तो पुरातात्विक दृष्टि से इस मंदिर के अवलोकन से यह सोमवंशी कालीन 8 से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी गई है। 8 से 9वीं सदी ईसा पूर्व की मानी गई है कौशल्या माता मंदिर। माता कौशल्या का प्राकट्य प्राचीन काल से था। मूल मंदिर का ढांचा टूट जाने के कारण मंदिर को 1973 में गांव के लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा करके बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है दोनों पॉइंट को। इसका मूल ढांचा टूट गया था तो 1973 में गांव के लोगों के द्वारा आपस में चंदा इकट्ठा करके वापस से इस मंदिर को बनाया गया था। ठीक है, और अभी तो इसे बहुत ही अच्छा बना दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है पर्यटन का, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और कौन सी सदी का ये पूछ सकते हैं? तो 8वीं 9वीं सदी का। कौन से कालीन? तो सोमवंशी कालीन। ये दोनों आपको याद रखना है। स्थिति क्या है? तो यह मंदिर जल सेन सरोवर के मध्य टापू में स्थित है। जल सेन सरोवर एक जो पुराना, अब अगर आपने चंदखुरी मंदिर देखा होगा अगर किसी ने, तो आप वहाँ देखते ना, तो जो तालाब था उसके बीच में स्थित था ये मंदिर, उसके बीच में स्थित था। अभी तो खैर आने जाने के लिए यहाँ रास्ता बना दिया गया है और यहाँ आसपास के जो भी थे उसे इनॉग्रेशन करने के लिए, से रिनोवेशन करने के लिए इसे इसके आसपास के जगह को डेवलप कर दिया गया। लेकिन पहले आप देखते तो ना, ये एक तालाब के अंदर था और यहाँ पर ना नाव के द्वारा जाया जाता था। ठीक है, तो वही है, यहाँ लिखा गया कि यह मंदिर जल से सरोवर के मध्य टापू में स्थित है। मंदिर को किनारे से जोड़ने के लिए सुषेण सेतु का निर्माण किया गया। ये अभी नवीनता में सुषेण सेतु का निर्माण कहाँ किया गया पूछा जाए तो आपके माता कौशल्या मंदिर में। ठीक है, ये अभी अभी बनाया गया। सुषेण एक राज वैद्य का नाम था, वैद्य का नाम था सुषेण। आप इनकी भी वहाँ प्रतिमा या बोल सकते हैं समाधि के रूप में देख सकते हैं, वहाँ रखा हुआ है। अगर कोई गया हो तो उन्हें ध्यान होगा। ठीक, फिर आगे इसमें विशेष देखते हैं क्या है। तो श्री राम की जननी माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारत में एकमात्र है जो छत्तीसगढ़ राज्य की गौरवपूर्ण अस्मिता बनाए रखता है। रामायण काल में यह स्थल चंद्रपुरी के नाम से अभिज्ञात था। तो ये आपको याद रखना है। आज ये चंदखुरी कहलाता है, पहले चंद्रपुरी था। यह मंदिर उत्तरवर्ती काल का सर्वोत्तम स्मारक है जो इस क्षेत्र को रामायण काल के दक्षिण कौशल से जोड़ती है। ठीक, चंदखुरी को चंदखुरी के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है ईश्वर की भूमि। ठीक है, चंदखुरी का अर्थ होता है, चंद्रखुरी का अर्थ होता है ईश्वर की भूमि। माता कौशल्या मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामचंद्र जी बाल रूप में कौशल्या माता की गोद में लेटे हुए हैं। तो ये उनकी जो मूर्ति है वो इसी रूप में है कि भगवान रामचंद्र जी हैं, वो माता कौशल्या के गोद में लेटे हुए हैं। ठीक है, ये था आपके मंदिर के बारे में कुछ विशेष जानकारी। आगे देखते हैं हम रामायण घटना के पश्चात क्या हुआ। तो श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल के राजा उनके ज्येष्ठ पुत्र लव, और जिसकी राजधानी श्रावस्ती हुई, और उनके जो छोटे पुत्र थे कुश, उनको दक्षिण कौशल दिया गया जिसकी राजधानी बनी कुशस्थली या कुशावती। तो सभी को पता होगा रामचंद्र जी के 2 बेटे थे, एक लव और एक कुश। लव बड़े थे और कुश छोटे थे। लव को उत्तर कौशल और कुश को दक्षिण कौशल मिला था। उत्तर कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती बनी और दक्षिण कौशल की कुशस्थली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जनश्रुति के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय यहीं व्यतीत किया था, जिनके साक्ष्य यहाँ उपलब्ध है। तो यही चीज़ मैंने आपको शुरू में बताया। तो ये था आपका रामायण की घटना के पश्चात क्या था वो मैं बता दिया। माता कौशल्या का मंदिर कहाँ है, किस स्थिति में है, कब बना, कौन सा कालीन था, इसका भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अब आगे देखते हैं कि राम वन गमन पथ में कौन कौन से स्थानों को चुना गया है। राम वन गमन पथ में कौन कौन से स्थानों को चुना गया है। तो सबसे पहले ये जो कौशल्या माता मंदिर है चंदखुरी का, रायपुर में जो चंदखुरी है, वहाँ जो कौशल्या माता मंदिर है उसे सबसे पहले चुना गया है। ठीक है, तो पूछा भी जाएगा कि प्रथम स्थान कौन सा है, तो आपका कौशल्या माता मंदिर और चंदखुरी, और दूसरा पूछा जाए तो आपको शिवरी नारायण दूसरा स्थल है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब इसकी शुरुआत कब से हुई राम वन गमन पथ की? तो 22 नवंबर
22 नवंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई। 22 नवंबर 2019 से। कहाँ से? तो चंदखुरी रायपुर से। उद्घाटन कब हुआ? तो 7 अक्टूबर 2021 को इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। ठीक है। फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में स्थलों का चिन्हांकन कितना है? तो टोटल 75 स्थानों का चयन किया गया है राम वनगमन पथ के लिए, जिसमें पहले चरण में कुल 9 स्थलों को का जो है 9 स्थलों का निर्माण कार्य किया जाएगा और आगे चल के फिर 42 स्थलों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। तो पहले 9 स्थल कौन कौन से ये देख लेते हैं, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अनुमानित लागत कितनी है? 137.75 करोड़। कुल लंबाई 2260 किलोमीटर। कुल लंबाई 2260। जो 75 स्थल चुने गए हैं उनकी लंबाई बताई जा रही है कि 2260 किलोमीटर कुल लंबाई है राम वनगमन पथ की। अब आधार क्या है? तो मन्नूलाल यदु के दंडकारण्य रामायण और डॉक्टर हेमू यदु के छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ, इनके आधार पर इन स्थलों का चयन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। किनके आधार पर किया गया है पूछ सकते हैं। तो मन्नूलाल यदु और डॉक्टर हेमू यदु। तो मन्नू हेमू करके याद रखना। मन्नू हेमू दंडकारण्य रामायण और छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ, यहाँ से उल्लेख मिलता है। ये आपको याद रखना है। फिर आगे हम देखेंगे इसमें विशेष क्या है। तो शोध अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्ष का लगभग 10 वर्ष दंडक वन में व्यतीत किया था। अभी हमने पढ़ा इस बारे में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में बनास नदी से मनेन्द्रगढ़ सिरमी भरतपुर जिले कोरिया में प्रवेश किए, जहाँ उनका प्रथम चरण स्पर्श सीतामढ़ी हरचौका में हुआ। ठीक है। तो याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से स्थानों का चयन किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। पहले चरण में 9 और उसके बाद के चरण में 42 स्थानों का चयन किया गया। टोटल 75 स्थान है। ठीक है। तो उसके 9 स्थान शुरू के कौन कौन से? तो सीतामढ़ी हरचौका अभी हमने देखा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार सबसे पहले यहीं पहुंचे थे। एमसीबी में जो पहले कोरिया में आता था अब एमसीबी है। ठीक है। भगवान श्री राम के प्रथम चरण स्पर्श चरण स्पर्श स्थल यही है। अत्रि मुनि का आश्रम भी है। ये दोनों आपको याद रखना है। सीतामढ़ी हरचौका। फिर रामगढ़ की गुफा जो कि सरगुजा में है। यहाँ पर 2 गुफा स्थित है, एक सीता बेंगरा और एक लक्ष्मण बेंगरा स्थित है, जो रामायणकालीन है। ये आपको याद रखना है। सीता बेंगरा गुफा के बारे में हमने और डिटेल में पढ़ा है पिछले क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। हमने वहाँ ट्रिक और टेक्निक्स के माध्यम से उसे याद कराया हुआ है। ठीक है। फिर शिवरी नारायण देखेंगे तो ये जांजगीर चांपा क्षेत्र में है, जिला में। यहाँ पर माता शबरी ने भगवान को जूठे बेर खिलाए थे। ये तो कहानी बचपन से सब सुनते आए होंगे, तो ये भी पता होगा। तो ये 3 हो गए, सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़ की गुफा। हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं, उसी के क्रम में आपको याद रखना है। तो सीताराम, फिर शिव जी ऐसे करके आता ना, सीताराम बोलते ना, सीताराम, फिर शिवरी नारायण। ठीक है। फिर तुरतुरिया आश्रम, फिर चंदखुरी, फिर राजिम, फिर सप्तऋषि आश्रम, फिर जगदलपुर, फिर रामाराम। तो ये 9 स्थल हैं। तो सीतामढ़ी, रामगढ़, शिवनारायण ये तो हमने देख लिया। तुरतुरिया आश्रम आपके बलौदा बाजार में पड़ेगा। अगर आपको मैप याद हो तो ये मैप की स्थिति के अनुसार ही हम छत्तीसगढ़ की वो पढ़ रहे हैं मैप में। अगर हम देखें तो यहाँ पहले आप पढ़ेंगे एमसीबी में कि सीतामढ़ी, फिर सरगुजा आ गया, तो रामगढ़ की गुफा, जांजगीर चांपा आ गए, उससे नीचे तो शिवनारायण, फिर आ गया आपके बलौदा बाजार, तो तुरतुरिया आश्रम, रायपुर पहुँचे चंदखुरी माता मंदिर, फिर राजिम में गए गरियाबंद में जहाँ लोमस ऋषि आश्रम है, फिर सप्तऋषि आश्रम पहुँचे सियावा धमतरी में आपके, फिर जगदलपुर के बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर में गए, फिर सुकमा के रामाराम होते हुए आगे बढ़ गए। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तुरतुरिया बलौदा बाजार हो गया, चंदखुरी रायपुर ये तो पढ़ लिया हमने। राजिम के जो गरियाबंद जिले में आता है वहाँ लोमस ऋषि आश्रम को डेवलप किया जा रहा है। फिर सप्तऋषि आश्रम जो धमतरी क्षेत्र में उसे डेवलप किया जाएगा। जगदलपुर क्षेत्र को किया जाएगा जो बस्तर में है, और सुकमा के रामाराम में श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा की गई थी। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जी के द्वारा यहाँ भूदेवी की पूजा की गई थी। रामाराम में सुकमा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। तो सीताराम, शिवजी, तुरतुरिया, फिर चंदखुरी, राजिम, सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर और रामाराम, ये सभी 9 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि खरौद को इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। ये अन्य नाम में हम देखेंगे कि जो खरौद है, उसे इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। एक खरौद में बोला जाता है कि खर और दूषण 2 राक्षस रहते थे, जो रावण के ही भाई थे, जिनका वध श्री रामचंद्र जी ने किया था। तो इसी स्थान पर खर और दूषण का वध करने के कारण इसका नाम खरौद रख दिया गया था, जिसे इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था।
फिर सरगुजा को रामायण काल में झारखंड कहा जाता था। जो सरगुजा क्षेत्र है उसे रामायण काल में झारखंड कहा जाता था। आप 1905 के विभाजन से पहले भी देखेंगे तो आपका जो सरगुजा चांगलाकार जो क्षेत्र है वो आपके झारखंड क्षेत्र में ही आता था। ठीक है, तो सरगुजा को रामायण काल में झारखंड कहा जाता था, तो ये आपको याद रखना है। ये दो अन्य नाम थे। प्रथम पड़ाव में विकास एवं जीर्णोद्धार, जो हमने देखा कि चंदखुरी माता मंदिर का हुआ है, 7 अक्टूबर को इसका उद्घाटन भी हुआ है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा जल सिंह सरोवर में स्थापित की गई। ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमने देखा भी था उस फोटो के। ये श्री रामचंद्र जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा है जो कि जल सिंह सरोवर के पास स्थापित की गई है। आप गए होंगे तो जरूर देखेंगे, अगर नहीं गए तो जरूर जाइएगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे द्वितीय पड़ाव में किसका किया गया, तो शिवरी नारायण मैंने बताया था आपको, जो कि जांजगीर चांपा में। इसका लोकार्पण 10 अप्रैल 2022 को किया गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, तो राम जी को जूठे बेर खिलाती शबरी माता की मूर्ति स्थापित की गई है। अब उसीलिए ये फेमस है शिवरी नारायण कि शबरी जी ने यहाँ भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे, तो उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जा रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो जगह हो गए 2 पड़ाव में। फिर ये राम वन गमन पथ चरण जो थे, पहला सीतामढ़ी, फिर रामगढ़, फिर आपका शिवरी नारायण, फिर जांजगीर चांपा में। फिर आगे देखेंगे तुरतुरिया आश्रम, फिर चंदखुरी गए, फिर आपके लोमा ऋषि आश्रम गए, सप्तऋषि आश्रम गए, जगदलपुर गए, फिर रामाराम में गए। तो ये सारे आपके राम वन गमन पथ से रिलेटेड हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने देखा। फिर आगे हम देखेंगे, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो राम वन गमन पथ के द्वितीय चरण में कौन कौन से तीर्थ स्थल शामिल हैं, तो ये देखेंगे आप। खैर ये अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में 42 नाम, आप धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे तो और रीड करते जाएंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी रीड करके आपको दिखाता हूँ कि कोरिया से आपके रामगढ़ सोनहत जो है क्षेत्र है वो, सूरजपुर का आपका रक्सगंडा जो क्षेत्र है, एमसीबी से अभी तो सीतामढ़ी को कर लिया गया है। फिर कोटाडोल, अमृतधारा, सीतामढ़ी, छतौड़ा और देवशील को किया जाएगा। फिर सरगुजा क्षेत्र में देवगढ़, महेशपुर, बंदरकोट, मैनापट, मंगरेलगढ़ और पंपापुर आएगा। जशपुर से किलकिला और सारासोर आएगा आपका। फिर आगे बिलासपुर से मल्हार क्षेत्र आएगा। जांजगीर चांपा से खरौद तो हो गया, जांजगीर चांपा भी आएगा, खरौद और जांजगीर चांपा। शक्ति से चंद्रपुर आएगा। बलौदाबाजार से देखा जाए धमनी और पलारी नारायणपुर आएगा। ठीक है, आगे हम रायपुर से देखेंगे तारण और चंपारण आएगा। महासमुंद से आपका सिरपुर क्षेत्र आ जाएगा। गरियाबंद का फिंगेश्वर क्षेत्र आ जाएगा। इसी प्रकार आगे जब बढ़ते जाएंगे तो धमतरी क्षेत्र में मधुबन, अमर, अतरमरा और सीता नदी क्षेत्र आ जाएगा। कोंडागांव से गढ़धनौरा और जटायुशिला आ जाएगा, जटायुशिला आ जाएगा। कांकेर क्षेत्र देखेंगे तो कांकेर से कंक ऋषि आश्रम आएगा। नारायणपुर से नारायणपुर के रक्षा डोंगरी और छोटे डोंगर आएगा। फिर दंतेवाड़े से आपके बारसूर, दंतेवाड़ा और गीदम क्षेत्र आएगा। बस्तर से चित्रकूट, नारायणपाल और तीरथगढ़ क्षेत्र आ जाएगा। और सुकमा से हम देखेंगे तो सुकमा क्षेत्र से आपके इंजराम और कोंटा आएगा। इंजराम में विराम है और कोंटा, इन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। ठीक, द्वितीय चरण के ये सारे जगह हैं। आपको एक बार नाम रीड करते चलने, ये जरूर याद हो जाएंगे। ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें आपको हो सकता है कभी पूछा जाए, लेकिन ये भी नहीं है कि एकदम से हम इसे छोड़ के चले। तो एक बार हमें इसको पढ़ते ज़रूर चलना है। आप आराम से रीड करते चलोगे, 1-2 बार इसे देखते जाओगे तो ज़रूर आपके ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो अभी की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम महाभारत काल से शुरू करेंगे। अगर आपको इस रामायणकालीन चीज़ों में कन्फ्यूज़न हुआ तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। ये जो प्रथम चरण में चयनित 9 स्थल है, ये आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, प्रथम पड़ाव में आपका रायपुर का हुआ है जो विकास कार्य। फिर दूसरी पड़ाव में आपके शिवरी नारायण का हुआ है जांजगीर चांपा क्षेत्र। पहले में चंदखुरी रायपुर क्षेत्र और दूसरे में शिवरी नारायण जांजगीर चांपा से। ठीक, इन दोनों को आपको याद रखना है। फिर ये 51 फीट की मूर्ति, ये आपको याद रखना है। इसमें विशेष आपको याद रखना है कि कौशल्या माता मंदिर कौन सी कालीन है, तो सोमवंशी कालीन है, 7वीं से 8वीं 9वीं शताब्दी में बना है। ये सब आपको याद रखना है। 1973 में गांव के लघुपुत्र चंदे से इसे फिर से बनाया गया था। जल सिंह सरोवर के मध्य में स्थित था, ये आपको याद रखना है। अभी इसे जोड़ने के लिए सुसेन सेतु का निर्माण किया गया है, ये याद रखना है। ठीक है, बाकी तो कहानी थी जो आपको मैंने बता दिया था कि दशरथ से कैसे शादी हुआ, कैसे ये क्षेत्र दशरथ के राजपाट में शामिल हुआ। फिर वहाँ से राम आए, राम जी यहाँ 10 साल तक रहे, ऐसा बोला जाता है। फिर राम जी के बाद इनके 2 पुत्र थे, लव और कुश। उत्तर कौशल किसे मिला, दक्षिण कौशल किसे मिला, इसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और नामकरण भी कि छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था।
आपके रामायण कालीन काल में, और बस्तर को दंडकारण्य। तो नामकरण तो मैं आशा करता हूँ कि आपने नामकरण वाला लेक्चर देखा तो आपको ज़रूर याद होगा। बाकी इसमें इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको बर्डन नहीं लेना है। चीज़ें बहुत सारी होती है पढ़ने के लिए, लेकिन क्या पढ़ाया जाए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो भी बताया उसमें आपको, और मेरे बताने के अलावा भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं वो सब भी आपको याद रख करते चलना है, ठीक है। 9 स्थान 42 स्थान याद रखना, टोटल 75 स्थान ये याद रखना, 2260 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई ये याद रखना। आपको आधार याद रखना है कि आधार कहाँ कहाँ से लिया गया है, जो 75 स्थल है कैसे मालूम। तो दंडकारण्य रामायण जो है मन्नू यादव का, और हेमू यादव का जो छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ है। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखते चलना है, ठीक है। बाकी इतना ही, अगर कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।